Welcome to Swadharma IAS Academy. Today, we are decoding one of the most significant geopolitical shifts over time. ये जो हमारा आज का सेशन है ना, ये कोई सामान्य दैनिक चर्चा नहीं है। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए, विशेषकर जो यूपीएससी और टीजीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए मध्य पूर्व का ये वर्तमान संकट अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पूरे पाठ्यक्रम को फिर से लिख रहा है। आज हम उस अभूतपूर्व घटनाक्रम का विश्लेषण करेंगे जिसने वैश्विक सुरक्षा ढांचे को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए सीधे सैन्य हमले की, जिसे ऑपरेशन रोरिंग लायन का नाम दिया गया है। बिल्कुल। और एस्पिरेंट्स को ये समझना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण हमें एक बहुत ही विस्तृत और यूं कहें कि अकादमिक दृष्टिकोण से करना है। ये सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये एक ऐसा भू राजनीतिक भूकंप है जिसके झटके सामरिक, कूटनीतिक, कानूनी और आर्थिक स्तर पर महसूस किए जा रहे हैं। आज की इस मास्टर क्लास में हम इस संकट को एक 12 भाग वाले पाठ्यक्रम के आधार पर विच्छेदित करेंगे। जी, और इस अध्ययन को हमने मुख्य रूप से 5 व्यापक और गंभीर वैचारिक स्तंभों में बांटा है। एक निष्पक्ष विश्लेषक के रूप में हमारा उद्देश्य किसी पक्ष का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम उन ठोस तथ्यों और सिद्धांतों को सामने रखना चाहते हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, द काइनेटिक फ्लैश पॉइंट, यानी कि सामरिक वास्तविकता। देखिए, इस काइनेटिक युद्ध की प्रकृति को समझना सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। दशकों से जो छात्र मध्य पूर्व की भू राजनीति को पढ़ रहे हैं, वो जानते हैं कि वहां हमेशा एक प्रॉक्सी वॉर या छद्म युद्ध का मॉडल हावी रहा है। राष्ट्र सीधे एक दूसरे पर हमला करने से बचते थे। हाँ, वो हिजबुल्ला, हमास या हूती जैसे गुटों के माध्यम से अपनी रणनीतिक चालें चलती थे। बिल्कुल। लेकिन ऑपरेशन रोरिंग लायन ने इस अघोषित नियम को पूरी तरह से तोड़ दिया है। यह दिन के उजाले में किया गया एक सीधा और प्रत्यक्ष सैन्य हमला है। अमेरिका और इजराइल द्वारा किया गया ये डायरेक्ट स्ट्राइक कोई छोटी घटना नहीं है। और इस प्रत्यक्ष हमले के जो रणनीतिक लक्ष्य हैं, उनका दायरा भी इसकी अभूतपूर्व प्रकृति को स्पष्ट करता है। ये केवल कुछ सीमांत सैन्य चौकियों को नष्ट करने का प्रयास नहीं है। इस सैन्य कार्रवाई का स्पष्ट उद्देश्य रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन है। सही कहा। इस बात की गंभीरता इसी से समझी जा सकती है कि उन्होंने सीधे तेहरान के हृदय क्षेत्र में प्रहार किया है। अयातुल्ला खुमैनी के कार्यालय परिसर और जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के मुख्य कमांड सेंटर्स हैं, उनको सीधे निशाना बनाया गया। जी, उनको निशाना बनाया जाना ये साबित करता है कि रणनीति अब केवल कंटेनमेंट या नियंत्रण की नहीं रह गई है। लक्ष्य सीधे शीर्ष नेतृत्व को खत्म करना है। और इसी वजह से ईरान की जो प्रतिक्रिया आई है ना, उसने इस संघर्ष को एक स्थानीय विवाद से निकालकर एक पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील कर दिया है। ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई को केवल इजरायली क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने एक अत्यंत आक्रामक रणनीति अपनाते हुए फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ में फैले पूरे अमेरिकी सैन्य पदचिह्नों को अपना सीधा लक्ष्य बनाया है। ये एक ऐसा कदम है जिसने पूरी दुनिया की राजधानियों में खतरे की घंटी बजा दी है। और फारस की खाड़ी में इन लक्ष्यों का चयन ये ईरान की एक बहुत ही सोची समझी सैन्य रणनीति का हिस्सा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का रुख केवल इजराइल की ओर नहीं था। उन्होंने बहरीन में स्थित US नेवी की 5th फ्लीट के मुख्यालय को निशाना बनाया है, जो कि इस पूरे समुद्री क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक वर्चस्व का केंद्र है। बिल्कुल। और सिर्फ बहरीन ही नहीं, कतर में स्थित अल उदेद एयरबेस, जो कि वहां अमेरिकी वायुसेना की ताकत का मुख्य स्तंभ माना जाता है, उस पर भी हमले हुए हैं। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे भी इस सूची में शामिल हैं। ईरान का ये बहुत ही सीधा संदेश है। वो कहना चाह रहे हैं कि यदि तेहरान पर सीधा हमला होता है तो मध्य पूर्व में कोई भी अमेरिकी सहयोगी या सैन्य अड्डा सुरक्षित नहीं रहेगा। जी। अब अगर हम अपने दूसरे पिलर की बात करें, कूटनीतिक पतन और इसकी इतिहास की, इतने बड़े पैमाने पर युद्ध रातों रात कभी नहीं भड़कता। इस काइनेटिक टकराव की जड़ें एक गहरे कूटनीतिक पतन में दबी हुई हैं। हाँ, अगर हम समय के पहिए को पीछे घुमाएं तो 1979 यानी 1979 की इस्लामिक क्रांति वो टर्निंग पॉइंट है जहां से इस आधुनिक दुश्मनी की शुरुआत होती है। उस वर्ष अमेरिका द्वारा समर्थित शाह के शासन को उखाड़ फेंका गया था।
और एक ऐसा कट्टरपंथी शासन सत्ता में आया जिसका मूल वैचारिक अस्तित्व ही अमेरिका और इजराइल के विरोध पर टिका था। उसी दौर में एक ऐसी ऐतिहासिक घटना घटी जिसने अमेरिकी विदेश नीति के मनोविज्ञान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, एम्बेसी हॉस्टेज क्राइसिस। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का वह अत्यंत दुखद अध्याय जब कट्टरपंथियों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया था और वहां के कर्मचारियों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। जी, उसने अमेरिका और ईरान के बीच अविश्वास की एक ऐसी गहरी खाई का निर्माण किया जो पीढ़ियों तक नहीं भर पाई। आज की हर नीति, हर प्रतिबंध और हर सैन्य योजना के पीछे उस आघात की, उस ट्रॉमा की छाया स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। और कूटनीतिक मोर्चे पर इस भारी अविश्वास को पाटने का एक दुर्लभ प्रयास 2015 में हुआ था, जिसे हम JCPOA यानी ईरान परमाणु समझौता कहते हैं। ये एक उत्कृष्ट कंटेनमेंट फ्रेमवर्क का उदाहरण था। बिल्कुल। इस समझौते के तहत ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट कार्यक्रम को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को पूरी पहुंच देने पर सहमत हुआ था। बदले में उस पर लगे वैश्विक आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए गए थे। ये व्यवस्था काफी सुचारू रूप से काम कर रही थी और क्षेत्र में एक सापेक्ष स्थिरता आ गई थी। लेकिन स्थिति में विनाशकारी मोड़ 2018 में आया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर डॉक्ट्रिन के तहत। जी हाँ, अमेरिका ने एक तरफा रूप से इस समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया, बिना किसी ठोस प्रमाण के कि ईरान समझौते का उल्लंघन कर रहा था। ये पीछे हटना एक भयंकर कूटनीतिक भूल साबित हुई। और इस एक तरफा कदम ने ईरान के भीतर के उदारवादियों को कमजोर कर दिया, कट्टरपंथियों को ये कहने का मौका दे दिया कि पश्चिमी देशों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। हाल ही में ओमान की मध्यस्थता में जिनेवा में जो शांति वार्ता चल रही थी, उसकी पूर्ण विफलता भी उसी टूटे हुए विश्वास का प्रत्यक्ष परिणाम है। सही बात है। अब कूटनीति के इस पतन के बाद एस्पिरेंट्स को GS पेपर 2 के एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम की ओर ध्यान देना चाहिए, और वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी इंटरनेशनल लॉ। जब कूटनीति विफल हो जाती है और मिसाइलें चलने लगती हैं, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून इन कार्रवाइयों को कोई वैधता प्रदान करता है? ये एक बहुत ही गंभीर एकेडमिक बहस का विषय है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2.4 यानी आर्टिकल 2.4 को अगर हम देखें तो वो स्पष्ट रूप से कहता है कि सभी सदस्य देश किसी भी अन्य देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग से दूर रहेंगे। ये वैश्विक शांति का आधारभूत नियम है, लेकिन इसके विपरीत अमेरिका और इजराइल अपने इस सैन्य अभियान को आर्टिकल 51 का आवरण पहनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि सदस्य देशों को राइट टू सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकारों के लिए ये एक बहुत ही जटिल स्थिति है। अमेरिका और इजराइल इसे एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का नाम दे रहे हैं, लेकिन अकादमिक रूप से प्रीएम्प्टिव डिफेंस और प्रिवेंटिव वॉर के बीच एक बहुत बड़ा वैचारिक और कानूनी अंतर है जिसे समझना जरूरी है। बिल्कुल, छात्रों को यह अंतर बहुत स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। प्रीएम्प्टिव डिफेंस का सीधा अर्थ है कि कोई शत्रु बिल्कुल हमला करने ही वाला है, खतरा पूरी तरह से आसन है यानी इमिनेंट है। इसे एक आसान उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी के सामने बंदूक तान कर ट्रिगर दबाने ही वाला है और बचाव में पहले वार कर दिया जाए तो वो प्रीएम्प्टिव है। लेकिन प्रिवेंटिव वॉर का कॉन्सेप्ट इससे एकदम अलग है। हाँ, प्रिवेंटिव वॉर का मतलब है कि भविष्य के किसी काल्पनिक या दूरगामी खतरे को रोकने के लिए आज युद्ध की शुरुआत कर दी जाए। उसी उदाहरण को आगे बढ़ाएं, यदि कोई व्यक्ति बंदूक बनाने का कारखाना लगा रहा हो इस डर से कि भविष्य में वो हमला कर सकता है और आज ही उस कारखाने को नष्ट कर दिया जाए। और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के संदर्भ में इजराइल की कार्रवाई इसी प्रिवेंटिव वॉर की श्रेणी में आती है। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय न्यायविदों का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत प्रिवेंटिव वॉर को कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि यह सीधे तौर पर दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन है। इस कानूनी ढांचे को एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत के चश्मे से देखा जाना चाहिए, पैक्टा sunt servanda यानी अनुबंधों का कानून। अंतर्राष्ट्रीय संधियां केवल कागज के टुकड़े नहीं होती। बिल्कुल नहीं, उनका अर्थ है कि समझौतों का पालन होना चाहिए। जिस तरह से डोमेस्टिक लॉ में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक पक्ष उसका एक तरफा उल्लंघन यानी यूनिलैटरल ब्रीच कर देता है तो आपसी विश्वास पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर JCPOA के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ।
अमेरिका द्वारा इस समझौते से एक तरफा वापसी ने एक बहुत बड़े ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा। जब एक महाशक्ति स्वयं अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सम्मान करना बंद कर देती है तो पूरी वैश्विक व्यवस्था में अविश्वास और अराजकता फैल जाती है। राष्ट्र कूटनीतिक चैनलों को छोड़कर हथियारों का रास्ता चुनने लगते हैं। और इसी ट्रस्ट डेफिसिट ने इस वर्तमान काइनेटिक संघर्ष की आधारशिला रखी है। खैर, अब इस वैश्विक संकट का रुख नई दिल्ली की ओर करते हैं, जो कि हमारा चौथा पिलर है। जीएस पेपर 3 की अर्थव्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा खंड के लिए ये हिस्सा सबसे अधिक प्रासंगिक है। जी, इस क्षेत्रीय युद्ध की शॉकवेव्स भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत गहरे स्तर पर प्रभावित कर रही हैं। सबसे पहला और सबसे गंभीर झटका भारत की एनर्जी वल्नरेबिलिटी यानी ऊर्जा भेद्यता पर है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, लेकिन हम अपने कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 65% हिस्सा मध्य पूर्व से आयात करते हैं। और ये तेल मुख्य रूप से हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। ये वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है। ईरान की जो भौगोलिक स्थिति है वो उसे इस जल मार्ग पर एक रणनीतिक बढ़त देती है। यदि युद्ध के कारण यहाँ कोई नाकाबंदी होती है तो वैश्विक बाजार में तेल की भारी किल्लत हो जाएगी। कच्चे तेल की कीमतों में आग लग जाएगी और ये ऑयल प्राइस शॉक भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए एक बुरे सपने के सच होने जैसा है। क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में ये उछाल भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही खतरनाक मैक्रो इकोनॉमिक डोमिनोज प्रभाव पैदा करता है। एस्पिरेंट्स को इस पूरी आर्थिक श्रृंखला को समझना होगा। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो भारत को उसी मात्रा में तेल खरीदने के लिए बहुत अधिक डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। जैसे ही हम महंगा तेल देश में लाते हैं, माल ढुलाई महंगी हो जाती है, जिससे देश के भीतर हर वस्तु के दाम बढ़ जाते हैं। इसी को अर्थशास्त्र में इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन या आयातित मुद्रास्फीति कहा जाता है। अधिक डॉलर बाहर जाने के कारण भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कैड तेजी से चौड़ा होने लगता है। और अर्थशास्त्र का सीधा नियम है कि जब कैड बढ़ता है तो डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए के मूल्य में भारी गिरावट आती है, यानी रूपी डेप्रिसिएशन होता है। यह एक ऐसा चक्र है जो पूरे मैक्रो इकोनॉमिक ढांचे को अस्थिर कर देता है। इस आर्थिक आघात के समानांतर ना एक बहुत बड़ा मानवीय संकट भी खड़ा हो रहा है। इसे हम ह्यूमन कैपिटल क्राइसिस कह सकते हैं। खाड़ी क्षेत्र में आज 90 लाख से अधिक भारतीय नागरिक रहते हैं, जो वहां के निर्माण, स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्रों की रीढ़ हैं। यदि युद्ध की लपटें सऊदी अरब या यूएई तक पहुंचती हैं तो इन 90 लाख लोगों को सुरक्षित निकालना एक ऐसा लॉजिस्टिक दुस्वप्न होगा जिसका इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। बिल्कुल। पूर्व में यमन से निकासी के लिए जो ऑपरेशन राहत चलाया गया था वो इसके सामने बहुत छोटा प्रतीत होगा। और इस चुनौती के साथ साथ इसका एक बहुत बड़ा वित्तीय पहलू भी जुड़ा है। हाँ, ये प्रवासी भारतीय हर साल भारत में 120 बिलियन डॉलर से अधिक का इनवर्ड रेमिटेंस भेजते हैं। ये हमारे विदेशी मुद्रा भंडार और लाखों परिवारों की आजीविका का एक बहुत बड़ा स्रोत है। इस युद्ध के कारण यदि ये 120 बिलियन डॉलर की जीवन रेखा कट जाती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका असर विनाशकारी होगा। आर्थिक और मानवीय झटकों के अलावा भारत की दीर्घकालिक भू आर्थिक कूटनीति भी इस संघर्ष की भेंट चढ़ रही है। हम बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी मेगा प्रोजेक्ट्स की मृत्यु की। सही कहा। भारत ने चीन के बीआरआई का मुकाबला करने और मध्य पूर्व तथा यूरोप तक अपनी पहुंच बनाने के लिए बहुत रणनीतिक निवेश किए थे। IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में बहुत धूमधाम से लॉन्च किया गया था, वो इस युद्ध के कारण पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चला गया है। और INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। ये कॉरिडोर रूस और मध्य एशिया तक पहुंचने का भारत का प्रमुख मार्ग है। लेकिन ईरान की भौगोलिक स्थिति इसके केंद्र में है। ईरान के अस्थिर होने से ये पूरी परियोजना पैरालाइज्ड हो गई है। एक बहुत ही दिलचस्प और ध्यान देने योग्य बात यहाँ ये है कि भारतीय नीति निर्माताओं ने शायद इस संकट को पहले ही भांप लिया था। कूटनीति में बजट आवंटन अक्सर बहुत बड़े संकेत देते हैं। बिल्कुल। हालिया केंद्रीय बजट में भारत सरकार द्वारा ईरान के चाबहार पोर्ट के विकास के लिए आवंटन को शून्य कर दिया जाना कोई सामान्य बात नहीं है। ये नई दिल्ली द्वारा दिया गया एक मौन लेकिन बेहद स्पष्ट कूटनीतिक संकेत है।
कि भारत फिलहाल वहां अपने सामरिक निवेश को जोखिम में नहीं डालना चाहता। और ये मौन कूटनीतिक संकेत हमें भू राजनीति के अंतिम और सबसे व्यापक आयाम की ओर ले जाता है, द मल्टीपोलर चेस बोर्ड। इस क्षेत्रीय युद्ध की गूंज केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है। ये एक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था यानी मल्टीपोलर ऑर्डर की रूपरेखा को फिर से खींच रहा है। दुनिया की अन्य महाशक्तियों की सीमाएं इस युद्ध में खुलकर सामने आ गई हैं। चीन के दृष्टिकोण से देखें तो ये संकट उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी को उजागर करता है, जिसे मलक्का डिलेमा कहा जाता है। चीन अपनी विशाल ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 40% हिस्सा मध्य पूर्व से आयात करता है। और ये तेल हॉर्मूज जलडमरू मध्य से होते हुए हिंद महासागर और अंततः संकरे मलक्का स्ट्रेट से गुजरकर चीन पहुंचता है। ईरान में अस्थिरता का सीधा अर्थ है चीन की संपूर्ण सप्लाई चेन का खतरे में पड़ना। इसके बावजूद चीन सीधे तौर पर कोई बड़ा सैन्य हस्तक्षेप करने से कतरा रहा है, क्योंकि फारस की खाड़ी में उसके पास अमेरिका जैसी ब्लू वाटर नेवी की क्षमता नहीं है। वहीं अगर रूस की स्थिति का विश्लेषण करें तो पारंपरिक रूप से रूस को ईरान का सबसे मजबूत वैश्विक ढाल माना जाता रहा है। लेकिन आज वास्तविकता यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध के दलदल में बहुत गहरा फंसा हुआ है। उसके सारे सैन्य संसाधन, गोला बारूद और कूटनीतिक ऊर्जा वहीं खर्च हो रही है। इस मजबूरी के कारण रूस चाहकर भी इस वर्तमान संकट में ईरान को कोई ठोस सैन्य समर्थन देने में पूरी तरह असमर्थ है। इस भू राजनीतिक शून्यता ने ईरान को अमेरिका और इजराइल के सामने काफी हद तक अकेला खड़ा कर दिया है। महाशक्तियों के इस जटिल खेल के बीच भारत की स्थिति यकीनन सबसे चुनौतीपूर्ण है। भारतीय विदेश नीति के लिए यह अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या सामरिक स्वायत्ता को बनाए रखने का सबसे कठिन परीक्षण है। एक तरफ इजराइल के साथ भारत के रिश्ते अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर हैं। रक्षा तकनीक, कृषि और खुफिया जानकारी साझा करने के मामले में इजराइल भारत का एक बहुत ही भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार बन चुका है। प्रधानमंत्री की हालिया इजराइल यात्रा ने इस बढ़ती निकटता को पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट भी किया था। लेकिन दूसरी तरफ भारत अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और ऊर्जा हितों के लिए ईरान और पूरे अरब जगत की उपेक्षा नहीं कर सकता। ईरान न केवल ऊर्जा का स्रोत है, बल्कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया में भारत के रणनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में भी कार्य करता है। विदेश नीति में इस स्थिति को एक टाइट रोप वॉक यानी रस्सियों पर चलने के समान माना जाता है। किसी एक खेमे की ओर थोड़ा सा भी झुकाव दूसरी तरफ भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इस संतुलन को साधना ही भारतीय कूटनीतिज्ञों की असली परीक्षा है। आज के इस सेशन में हमने इस अभूतपूर्व संकट के सामरिक, ऐतिहासिक, कानूनी, मैक्रो इकोनॉमिक और वैश्विक बहुध्रुवीय आयामों का अत्यंत सूक्ष्मता से विश्लेषण किया है। एस्पिरेंट्स के दृष्टिकोण से यह बहुआयामी समझ होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन किसी भी अच्छे एकेडमिक सत्र का अंत केवल निष्कर्षों पर नहीं, बल्कि भविष्य की चिंताओं और सवालों पर होना चाहिए। जाने से पहले एक अंतिम विचारोत्तेजक परिदृश्य पर विचार करना आवश्यक है। बिल्कुल, यह एक ऐसा प्रश्न है जो भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे की नींव को हिला सकता है। यदि ईरान इस सीधे और विनाशकारी सैन्य हमले के बावजूद अपने शासन को बचाने में सफल हो जाता है, तो वह इस पूरे संकट से क्या सबक सीखेगा? बहुत संभव है कि ईरान ये निष्कर्ष निकाले कि शासन की सुरक्षा की एकमात्र अचूक गारंटी कूटनीति नहीं, बल्कि परमाणु हथियार है। यदि वो तेजी से एक न्यूक्लियर ब्रेकआउट कर लेता है और परमाणु बम बना लेता है, तो इसका परिणाम क्या होगा? ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला भू राजनीतिक परिदृश्य है। यदि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन जाता है, तो मध्य पूर्व का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्या सऊदी अरब, तुर्की या मिस्र जैसी अन्य क्षेत्रीय शक्तियां खामोश बैठेंगी? ये लगभग तय है कि इससे पूरे मध्य पूर्व में एक अभूतपूर्व न्यूक्लियर आर्म्स रेस यानी परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो जाएगी। राष्ट्र अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परमाणु तकनीक हासिल करने की अंधी दौड़ में शामिल हो जाएंगे। भावी प्रशासकों और कूटनीतिज्ञों को इस संभावित विनाशकारी स्थिति से निपटने के समाधान तलाशने होंगे। ये स्थिति न केवल मध्य पूर्व के लिए, बल्कि पूरी मानव जाति के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। If this deep dive helped your preparation, please don't forget to like, share and subscribe to Swadharma IAS Academy. Keep studying hard and we will see you in the next session.